तो उनके अंदर 7 दिन में पॉसिबल है यूपीएससी जैसा प्रीलिम्स क्वालिफाई पहले करना? से चाहे आप कितने स्कॉलर ही क्यों ना हो, एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो जब तक एक मेन जो गाइडेंस होता है पीटी क्वालिफाई करने का, मेंस करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगा यार ये हो नहीं रहा है क्या, मतलब मेरे लायक है कि नहीं। बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। 17वीं बीपीएससी में मेरा रैंक जो है 859 आया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं बीपीएससी टॉपर सुमन, जिनका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। हालांकि इन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी करी है। सो आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी क्या रही और क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए? यस, मेरा नाम सुमन है। मैं बिहार औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। और ये जो अभी मेरा बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में मेरा रैंक जो है 859 आया है। और अभी मेरा जो एज अ प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले वैसे मैंने यूपीएससी भी दिया था। यूपीएससी में मेरे उधर नहीं हो रहा था, फिर मैं बीपीएससी की ओर आई और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में बीपीएससी क्लियर हो गया। ओके, सो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला था आपको? सर सबसे पहले ये सिविल सर्विसेज का आइडिया जो था, मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मतलब मैंने सुना था। तो उस टाइम पे, इससे पहले मतलब 12th तक मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आई तो फिर फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। उस दिन टीचर्स ने पूछा था कि मतलब कौन क्या बनना चाहता है। तो जैसे सिविल सर्विस की बातें तो सब ने मतलब अपने हैंड रेज़ किया था, तो मुझे था कि यार है क्या। तो मैंने घर जाके गूगल किया तो मुझे पता चला अच्छा ये है। तो फिर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि हाँ, ये सोशल सर्विस करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। यस, अभी आप सिविल सर्वेंट बन गए हो, कैसा लग रहा है? काफ़ी रिलीफ मिल रहा है कि फाइनली मैं उस लूप से बाहर आ चुकी हूँ। और अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है, जो मैं करना चाहती थी फाइनली हो गया है। तो यस, यही है। लूप क्या एक्चुअल लूप किस तरीके का होता है? जैसे कि आप पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो उस चीज़ को आप लूप कर रहे हो। लूप का मतलब है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाना जहाँ पे आप अच्छा महसूस ना करें या फिर काइंड ऑफ वो सेम सेम चीज़ रिपीट हो रही है। हाँ सर, लूप कह सकते हैं। जैसे कि बार बार आप एग्जाम दे रहे हो या एवरी ईयर एग्जाम होता है और कहीं पे भी आप फेल हो, तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। और कहीं पे भी आप अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करके जो जी। अगेन पीटी, मेंस, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो पिछले साल मतलब पिछले कुछ साल से मेरा जो यूपीएससी का पीटी स्पेशली सीसेट की वजह से क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तो मुझे बार बार वही दोबारा से पीटी देना पड़ रहा था। तो फिर वही है कि मैं उस लूप से अभी जो अभी इस बार भी था कि इंटरव्यू के बाद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, तो फाइनली आ गया। तो उससे ये थोड़ा सिक्योरिटी है कि भाई ठीक है, अभी अगर नेक्स्ट टाइम मुझे रैंक इंप्रूव करना है तो मैं अगेन दे सकती हूँ। बट इस लूप से मैं बाहर आ चुकी हूँ कि अगेन मुझे वो दोबारा से पीटी, मेंस, इंटरव्यू नहीं करना है। और एक बार जो है सिलेक्शन हो चुका है तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। ओके, सो आपने कोचिंग वगैरह करी है? सर मैंने बेसिकली यूपीएससी के लिए कोचिंग की थी, जो मैंने विजन आई से किया था वही मुझे हेल्प किया है। एक्चुअली जो मेरा क्यूमुलेटिव नॉलेज जो था इतने साल का, वो मुझे हेल्प किया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रखा था हाँ यूपीएससी में? यस सर। सर मेरा ऑप्शनल जो था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पीएसआईआर है। और मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश मीडियम था। ओके, सो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो सेल्फ डाउट नहीं हुए आपको कभी? सर था स्टार्टिंग में तो सर मुझे बहुत एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। यस। क्योंकि मेरे अंदर था, क्योंकि फैमिली में सबसे पहले मुझे ही मतलब कोचिंग के लिए मेरी फैमिली ने अलाउ किया। वो उस टाइम पे काफ़ी मतलब 1-1.5 लाख रुपए थे, बट स्टिल कि ठीक है, करना है करना है। बट आफ्टर सम टाइम 1-2 अटेम्प्ट के बाद फिर मुझे लगा यार ये हो नहीं रहा है क्या, मतलब मेरे लायक है कि नहीं, फालतू का मतलब इस फील्ड में आ गई। यस। और मेरी फैमिली ने भी बहुत मोटिवेट किया कि लाइक किसी और को परस्यू करो। मैं उस टाइम पे बट मैं इतनी जिद्दी थी कि मुझे लगा नहीं नहीं, मैं तो डीएम ही बनूंगी। ओके। इसके थ्रू फिर फाइनली अभी मैं। यस। ओके, सो जैसे आपका एकेडमिक काफ़ी अच्छा है, आपने मिरांडा हाउस से अपनी ग्रेजुएशन करी, बाकी स्कूलिंग भी आपकी दिल्ली से हुई है। सो कह सकते हैं आपका एकेडमिक अच्छा था, फिर भी पे आपका यूपीएससी में आपने इतना स्ट्रगल किया, देन आपका इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप एकेडमिकली देखा जाए काफ़ी अच्छे हो, बट आपका यूपीएससी में नहीं हो, बट इसको आपने दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया? तो ऐसा क्या आपने देखा मेजर चेंजेस? सर मुझे लगता है यूपीएससी में मेन गाइडेंस बहुत बड़ा रोल करता है। चाहे आप कितने स्कॉलर ही क्यों ना हो, एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो जब तक एक मेन जो गाइडेंस होता है पीटी क्वालिफाई करने का, मेंस करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज तो बहुत है, बट कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे एमसीक्यू में इंटेलिजेंस गैस लगाना है, वो मेरे अंदर अभी यूपीएससी वाला नहीं आया है। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, उनका फर्स्ट मतलब एवरी ईयर दे क्वालिफाई पीटी, मतलब वो कैसा भी क्वेश्चन पेपर है। जैसे इस बार का अभी तक का टफेस्ट कहा जा रहा है पीटी आया था, बट उन्होंने 7 दिन के अंदर पढ़ के क्वालिफाई कर लिया है। तो हैं? उनके अंदर 7 दिन में
पॉसिबल है No, यूपीएससी जैसा प्रीलिम्स क्वालिफाई पहले करना? से वो क्वालिफाई करते आ रहे हैं Yes, एक्चुअली। yes. उन्होंने अभी सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 7 डेज का था हाँ। गैप था। तो प्रीवियस 2-3 साल से उनका हर बार एवरी ईयर वो पीटी क्वालिफाई हो रहा है, चाहे वो एक दिन पढ़े 2 दिन, बट वो एक होता है ना, पता चल जाता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो चीज़ लगता है वो गाइडेंस से होती है, जो कि मोस्टली जो है स्पेशली टीचर्स मेंटोर्स जो होते हैं उनके थ्रू है। तो मुझे लगता है मेन गाइडेंस की कमी थी, जिसकी वजह से मेरा यूपीएससी नहीं हो रहा था। और इधर जो है मुझे काफ़ी मेरा नॉलेज जो है मैं एक्सप्लोर कर पाई बीपीएससी में कि कहाँ पे क्या क्यों यूज़ करना होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है बीपीएससी मेरा हो गया। ओके, जैसे आपने यूपीएससी दिए थे इतने सारे अटेम्प्ट, तो कहीं ना कहीं जब फेलियर मिलता है तो काफ़ी डीमोटिवेशन फील होता है, और जो कॉन्फिडेंस भी है वो भी लो हो जाता है, कि जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट देने की स्पिरिट होती है ना, वो आई गेस कम होती चली जाती है। तो उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं एस्पिरेंट्स, या फिर आपने कैसे किया? हाँ, मुझे लगता है इस टाइम पीरियड में स्पेशली जब आपका मतलब क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो स्पेशली मेरी फैमिली जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ के रूप में मेरे साथ थी। इसके साथ ही मेरे फ्रेंड्स जो है, जब भी आप लो फील करो तो आप उनसे बात कर लो, स्पेशली वो से जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो उनसे बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कि वो लोग कहते थे अरे नहीं नहीं हो जाएगा, आज नहीं तो कल। या फिर मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी सिस्टर्स लोग जो हैं वो लोग काफ़ी मोटिवेट करती थी, इसका भी नहीं हुआ, हो जा रहा है, बट देख अभी लास्ट में उनका भी रिजल्ट आ रहा है, उनका भी आ रहा है। तो हमेशा मुझे पॉजिटिव की और वो करती थी। तो फिर वही है कि फैमिली आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स से बात करो, सिस्टर्स है, अगर ब्रदर्स हैं तो उनसे बात करो, स्पेशली अगर अच्छे अच्छे दोस्त हैं तो वो लोगों से बात करो। यही सब है जो आपको आगे जाके मोटिवेट करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो आप अपने प्रिपरेशन के तरीके बताइए, कि लेट्स से कोई एस्पिरेंट्स है जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सो वो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, एकदम स्क्रैच से बताइए। हाँ, तो इसके लिए मेन जो है मतलब आप जो बेसिकली आप इसके लिए मुझे लगता है पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सिलेबस। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू और सिलेबस देखना चाहिए कि इसमें नीड क्या है बीपीएससी की। तो अगर हम सिलेबस देखते हो तो मेन जो है इसमें पीटी के लिए अगर स्पेशली बात करें तो इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस जो है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सब का वेटेज बहुत हाई है। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट से भी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके लिए आप अगर बुकलेट की सीरीज़ की बात करें तो आप उसके लिए जैसे साइंस के लिए वो एनसीईआरटी से बिल्कुल बीपीएससी एकदम डिट्टो लाइन वो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप हिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, साइंस का भी घटना चक्र लगा सकते हैं और इसका हिस्ट्री का भी। इसके साथ करंट अफेयर के लिए बहुत सारे आपके मार्केट में भी अवेलेबल है, जैसे स्पीडी हो गया, ड्यूटेरिया का करंट अफेयर मटेरियल आता है। इसके साथ ही अभी एक बीपीएससी मेकर है जिसमें सिर्फ स्पेशल बीपीएससी के लिए करंट अफेयर आता है, तो आप वो कर सकते हैं। और फिर करंट अफेयर एंड देन पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत की वैसे बीपीएससी में जरूरत नहीं होती है, बट अगर आपका बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है। नहीं तो लूसेंट से भी मोर देन इनफ है, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। हाँ, बट बिहार स्पेशल वाला आपका पॉलिटी जो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्टर्स के नाम भी पूछते हैं। ओके, पीटी के लिए आपने पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए, तो yes. कितने ईयर्स के पीवाईक्यू लगाने चाहिए, और पीवाई को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? क्योंकि मुझे लगता है सिलेबस पहले पढ़ना चाहिए, तभी तो उनको पीवाईक्यू समझ आएंगे। हाँ, सिलेबस एक बार रीड करके, जैसे आप कोई चैप्टर, जैसे बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, तो आप एक बार सिलेबस है कि हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म आ रहा है, बट उससे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, जैसे वो उसमें कीवर्ड्स की मीनिंग भी पूछते हैं, अरहत का मीनिंग क्या है, या फिर बोधिसत्वा का मीनिंग क्या होता है। तो ये सब आपको पढ़ो, मतलब पीवाईक्यू देखो तभी पता चलेगा कि कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। वो सिर्फ एज अ जर्नल नहीं, बल्कि वो किसी पे डीप भी वो पूछ रहा है। तो इसमें ये है कि अगर आपको पीवाईक्यू देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बाद आप रीड करो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ग्रास्प कर पाओगे कि यार अभी ये पूछा है तो नेक्स्ट ईयर यहाँ से और डीप जाके हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मुझे लगता है सिलेबस प्लस में ये पीवाईक्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए? हाँ यस सर, मुझे पीटी में तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कितने है। लगाए होंगे आपने? 170 मतलब हाँ 70s to 80। यस। और प्रीलिम्स की जो तैयारी है, पहले तो मेंस ओरिएंटेड ही करनी है, चाहे बीपीएससी की करो या हाँ, फिर यूपीएससी की। लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाता है प्रीलिम्स, तो उसके कितने टाइम पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए, और कितना टाइम एटलीस्ट प्रीलिम्स को देना चाहिए एग्ज़ाम से पहले? एटलीस्ट 3 मंथ्स तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट देना चाहिए, तभी आपका पीटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि इसमें ये वन लाइनर है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है, मतलब आपको याद होगा तभी आप वहाँ पे टिक लगाएंगे। और जैसे स्पेशली जैसे उसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे पेपर एग्जाम मतलब पास आए तो आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा रिलाई कीजिए, क्योंकि वो सेम पैटर्न जो है वो अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के भी होते हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि कभी कभी 10 में से 10 मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। वो रीजनिंग होता है और फिर 1-2 मैथ्स के सेक्शन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो काफ़ी, क्योंकि जो मेन आईआईटीएन होते हैं वो लोग पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जी।
जैसे 10 में से 10, बाकी 140 क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर वो है। अभी एक और बीपीएससी में नया चेंज आया कि अभी ई ऑप्शन आया है, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितना मॉक लगाएंगे उससे, कि ई मतलब अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करें, नॉट अटेम्प्टेड है, तो उसको लगा के आइए, क्योंकि अगर आप वो अटैम्प्ट नहीं करोगे तो उसके मार्क्स कट रहे हैं, तो फिर आपका नेगेटिव में मार्क्स हो सकता है, फिर आप बाहर हो सकते हैं लिस्ट से। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी बीपीएससी की नोटिफिकेशन नए नए चेंजेस आ रहे हैं उससे अपडेटेड रखिए खुद को। ओके, बाकी मेंस के लिए कैसे करना हाँ चाहिए? सर, मेंस के लिए जो मेन है वही सेम, इसमें बेसिकली 3 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2 और ऐसे होता है। बाकी हिंदी क्वालिफाइंग का और ऑप्शनल जो है वो MCQ है, तो उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो मेन जो GS1 है वो काफ़ी स्टैटिक है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री होता है, और स्पेशली बिहार का आर्ट एंड कल्चर, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलाम पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, तो ये सारे जो पेंटिंग है या फिर जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला सेक्शन वो काफ़ी स्टैटिक है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, और फिर मेन उसमें जैसे स्तूपा का डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको 1-2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिले। फिर जो सेकंड जो सेक्शन होता है वो DI का होता है। मेन जो DI है उसकी वजह से मेन कहा जाता है कि वही रैंक SDM जिसका 72 में से 72 होता है, मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो SDM ही उनको मिलता है। तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि और अभी BPSC जो है इसकी तरफ भी थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन जो है लेंदी आ रहा है, एनालिटिकल टाइप आ रहा है, तो उसके लिए आप पहले से नोट्स बना के रख लीजिए। जैसे कि हिस्ट्री तो काफ़ी स्टैटिक है, तो आप पहले से इसके 2-3 कोचिंग मटेरियल के नोट्स लीजिए, वो मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो काफ़ी हेल्प किया था ChatGPT, कि मैं उसमें डाल देती थी राइट अ गुड इंट्रो ऑफ इट ऐसा करके, लाइक अ टॉपर्स, ऐसा कि मतलब राइट अ गुड आंसर लाइक अ टॉपर्स, BPSC टॉपर, तो फिर वो अच्छे अच्छे आंसर देते थे। इसके साथ आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, या फिर ChatGPT को बोल दीजिए कि इसका एग्जाम्पल दे दो आप, तो वो ओके, दे देता है। तो आप ChatGPT का यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं करो, अगर आप करते हो तो आपको 1-2 मार्क्स एडवांटेज मिलेगा इसका। ये इसके साथ साथ GS2 जो काफ़ी काफ़ी डायनेमिक है, उसमें डायनेमिक, बेसिकली ज्योग्राफी है, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो जिससे कि उसमें पेपर कंप्लीशन में बहुत दिक्कत होता है, लोगों का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो मेन है कि उसमें पेपर, उस पेपर में आप सिर्फ मेन जो है पेपर को कंप्लीशन करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वालिटी तो मैटर कर, बट लास्ट में अगर आपके 2 क्वेश्चन छूट जाए तो उससे बेटर है कि आप उसमें कुछ लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स तो दे ही देता है, एज़ कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल पेपर छोड़ के आए। तो वही, और इस सब के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी स्टैटिक ही है हर बार, वही सेम साइक्लोन, या फिर क्या क्या हमारे जो फिजिकल बिहार का क्या है, इंडिया का क्या है, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक अच्छा सा मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया का, वर्ल्ड का, और वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स के से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो वो कर सकते हैं। इसका साइंस एंड टेक के लिए आप अपडेटेड रहें, जो भी करंट अफेयर्स है, जैसे विजन IAS का भी आप रेफर कर सकते हैं, और वो काफ़ी जो आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में, क्योंकि साइंस एंड टेक मोस्टली जो होता है लोगों का वीक होता है, और वो ज़्यादा स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू कि आप पॉलिटी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और ज्योग्राफी का अटैम्प्ट करें। तो पहले आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा स्कोर मिले। फिर एक लास्ट है हमारा एसए पेपर होता है, उसमें बेसिकली 3 एसए होते हैं। तो फर्स्ट पहले जो ऐसे होता है वो नॉर्मल होता है, हिंदी इंग्लिश आप किसी में लिख सकते हैं, बट जो सी सेक्शन होता है वो रीजनल पे होता है, मुहावरे जो होते हैं बिहार के लोकगीतियाँ हैं उस पे आता है। तो उसके लिए बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं स्पेशल, उनको समझ नहीं आते। जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे भी बहुत सारी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही दिल्ली में रही हूँ, तो मुझे थोड़ा उतना लैंग्वेज का थोड़ा इशू था। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना से ज़्यादा PYQ लगाइए, उसका मतलब क्या है, जैसे मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, कुछ इस टाइप का आया था। तो मुझे हंसी आ रही थी, मतलब यार क्या है ये, और फिर मैं समझी भी। तो फिर तो वो ये कि आप इसको इस टाइप के जो मुहावरे हैं स्पेशली बिहार के, जो मिथिला लैंग्वेज में होते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में, मगही में है, तो उन सारे लैंग्वेज जो भी वो मुहावरे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए पहले तो उसको कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप उसको एक बार समझ गए तो फिर उसको डिसाइफर करना ईजी, फिर आप उस पर लिख सकते हैं। तो राइट। सर यही है। ओके, और आंसर राइटिंग जैसे आपने करी है, तो कितने आंसर आपने लिखे होंगे? हाँ, मैंने बेसिकली अभी इस 70वीं BPSC के लिए एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और मैंने उसका एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैंने उसका लिखा है। और वो काफ़ी मुझे हेल्पफुल किया, क्योंकि उनमें जो रिमार्क्स होते थे वो काफ़ी फ्रूटफुल होते थे। मैं उन पे काम करती थी, तो फिर मेरा 1-2 बार टॉपर्स कॉपीज़ में भी वहाँ पे नाम आया था। तो मुझे लगता है कि जो भी वो कह रहे हैं आप उन पे वर्क करो, जहाँ पे पेपर अगर छूटा है, जैसे स्टार्टिंग में मेरी राइटिंग थोड़ा इशू था, वो समझ नहीं पाते थे, तो फिर मैंने थोड़ा राइटिंग इंप्रूव किया, फिर मेरा पेपर छूट जाता था स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने अपनी स्पीड इंप्रूव की। तो ऐसे कर करके क्वालिटी पे इंप्रूव कर सकते हैं आप। ChatGPT का टॉपर्स कॉपीज़ आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि BPSC जो है वो टॉपर्स कॉपीज़ रिलीज़ कर देते हैं, तो आप उनके देखिए, जो भी टॉपर्स है जिनके हाई मार्क्स है, उनसे जो वैल्यू एडिशन होता है स्पेशली इंट्रो कंक्लूजन, आप वहाँ से उठा सकते हैं, और एकदम सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और नोट्स वगैरह आपने बनाए अपने सेल्फ नोट्स, तो उनका बनाने का तरीका क्या था? हाँ, तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाया, स्पेशली मैंने मेंस के लिए तो बनाए थे,
क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम होता है। तो इसके लिए मैंने यही किया था कि जो जो टॉपिक रिपीटेड था, जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो संथाल रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, या फिर मधुबनी पेंटिंग, पटना कलाम पेंटिंग, यहाँ से एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछ ही रहे थे वो लोग। तो फिर मैंने इसका पहले जैसे इंट्रो में मैं क्या लिखूंगी, फिर मेन बॉडी में क्या, और अगर मैं पाई चार्ट यूज़ करूँगी तो मैं अपने नोट्स में भी मैं पाई चार्ट इनकॉर्पोरेट करती थी कि मेरे दिमाग में रहे कि यार मुझे वहाँ पे भी वही डालना है, और फिर मेन कंक्लूजन एक लाइन में। तो मैंने इसी से पॉइंट वाइज मैंने नोट्स बनाए कि जो मैं पेपर में भी लिख सकूँ, मुझे कुछ अलग से वहाँ पे कोई इन्वेंशन करने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम टाइम में मेरा पेपर कंप्लीट हो। तो ऐसे टॉपिक वाइज बेसिकली आप बना लीजिए। PYQ देख के देखिए कि कौन कौन टॉपिक जो रिपीटेड हो रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री सेम है, ज्योग्राफी सेम है, सेम मेन जो चेंजेस होता है करंट अफेयर, IR और साइंस एंड टेक में होता है। तो बस इन चारों सब्जेक्ट में आप अपडेटेड रहिए, जो भी न्यूज़ में है, जैसे अभी जीन थेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी है आप उस पर अपडेट रहिए, और फिर वैसे करके नोट्स बना लीजिए। ओके, और इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने, और क्या क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा वियर्ड क्वेश्चन लगा हो, या फिर आपको काफ़ी उसमें स्ट्रगल करना पड़ा हो आंसर देने में? ये थोड़ा इंटरव्यू, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे बहुत मतलब मेरे अंदर बहुत डर था, और फिर मैंने जितने भी मॉक दिए थे तो एक दो में ही मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, बाकी में सब में वही था कि नॉलेज गैप है, आप पढ़िए ये वो आपकी मतलब। तो मेरा था यार पता नहीं कैसा जाएगा। तो मेरा था, तो मैं बहुत स्टार्टिंग में मैं गई थी, मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था, 14 मार्च को था, सबसे लास्ट बिल्कुल इवनिंग में सबसे लास्ट लड़की मैं ही थी जिसका उस बोर्ड में मतलब इंटरव्यू हुआ था मेरा जो है। तो फिर मैं गई, तो मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं गई तो मैं पूरे पसीने पसीने हो गई थी। तो सर को पता लग गया था कि आप डर रही हैं, आप सुबह से वेट कर रही हैं। तो मैं बोली नो सर, नो इट्स ओके सर, तो आप पानी पीजिए। तो मैंने बोला नो सर मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। फिर सर ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने बहुत स्पीड में दिया, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, फास्ट है। हाँ। हाँ, मैंने ट्राई किया था कि मैं, तो फिर वो समझ गए कि ये लड़की डरी हुई है। तो बोले कोई बात नहीं, हमें पता आपको आता है, आप रिलैक्स कीजिए, हम टाइम दे रहे हैं मतलब। फिर वो दोबारा से क्वेश्चन वो किए, फिर मैं थोड़े टाइम बाद रिलैक्स हो गई थी। फिर मैंने सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस के आंसर दिए, एक दो बार मैंने सॉरी भी बोला था। उन्होंने एक्चुअली मेरे से आर्टिकल 270 पूछा था, तो उस टाइम पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उनको सॉरी सर बोला था। इसके बाद फिर क्योंकि मैंने ब्लेज़र पहन रखा था और गर्मी का टाइम था, अभी 14 मार्च को था, तो वो ऑलरेडी, और उनका AC भी मुझे लग रहा था, मतलब गर्मी थी उस रूम में बेसिकली, मुझे लग रही थी। AC सही से काम नहीं कर रहा नहीं था? सॉरी मैं बाहर से Okay. गई थी अंदर, तो हाँ, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। हाँ। तो फिर वो मेरे पूरे पसीने पसीने हो रखे थे, उस सर को पता लग रहा था। फिर लास्ट में जब उन्होंने बोला कि पहले स्टार्टिंग में मुझे उन्होंने ऑफ़र किया था कि पानी पीजिए, तो मैंने मना कर दिया। फिर जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो बोलते पहले आप पानी पीजिए, मतलब एकदम कमांड दे रहे थे कि पहले आप पानी पीजिए। मैं बोली हाँ सर। फिर मैंने पानी पिया। फिर मैंने एक्चुअली आते वक्त बोलते थे सर बहुत गर्मी हो रही है मतलब सर को मैंने बोला सर बहुत गर्मी हो रही है। तो मुझे लगा यार इतना कैसे मैं बोल दी वहाँ पे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे 1 सेकंड की बात थी, मैं कंट्रोल कर लेती तो हो जाता। हाँ। तो बस, तो फिर वो बोलते हैं सर ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म होता है, अब आप जा सकते हैं। तो मुझे बस ये पॉइंट लगा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं फॉर गॉड ग्रेस जैसे भी मेरा इंटरव्यू हो जाता है, अभी मैं यहाँ आपके साथ हूँ। राइट, ओके। सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कई बार वो ये कहते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए अगर हम इस तैयारी को करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कितने घंटे पढ़ेंगे? मतलब 6 to 8 आवर्स तो मतलब मिनिमम है, बाकी आप 10 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, बट ये क्या एटलीस्ट 6 आवर्स तो आप पढ़िए आप BPSC कितने जैसे। आवर्स पढ़ते थे? मैं आर्ट्स नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए क्वालिटी ज़्यादा मैटर किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वांटिटी बहुत दिया था, कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं क्वालिटी पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे मेरे दिमाग में जाना चाहिए वो। यस। क्योंकि 24-24 घंटे हम लाइब्रेरी में, तो मतलब 12-12 घंटे हम बैठे रहते हैं, बट हम कहीं और सोच रहे होते हैं, या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, होगा इस बार नहीं होगा। इट्स बेटर कि वो टाइम जो आप अपने दोस्तों को दो, फैमिली को दो, उनसे बात करो, और फिर जब आपका दिमाग जब रिलैक्स हो जाए तो आके पढ़ो। 1 घंटा ही पढ़ो, बट वो क्वालिटी वाला पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा। तो ये मेन है कि डिपेंड्स करता है पीपल टू पीपल। बहुत लोग जो होते हैं 6 घंटे के बजाय 4 घंटे में क्लियर कर देते हैं पढ़ के। ओके, सो आपका क्या मैसेज है लास्ट में? मेरा यही है कि स्पेशली लड़कियों के लिए है कि भाई पढ़ना चाहिए, स्पेशली अभी के टाइम में जो है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने खुद के लिए भी, क्योंकि हमारी नीड्स जो है अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि अभी जो है जैसे मेन जो उतने टाइम से जो चल रहा था कि लड़कियां लाइबिलिटीज़ है, तो अभी लाइबिलिटीज़ नहीं, हम लोग एसेट बन चुकी हैं। आप इसका यूटिलाइज़ कीजिए, और फिर यही पढ़िए। BPSC बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है अपने ड्रीम्स को परस्यू करें अगर आपका ड्रीम है तो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक विश यू यू ऑल द सर। बेस्ट।